हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। UPSSC PET एग्ज़ाम के लिए 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिए थे। आज 5वां करते हैं। इन सब प्रैक्टिस सेट्स के MCQs पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन हो सके उतना कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। रिवीजन पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। देखिए, आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने काम किया। सबसे पहले जो वंश आया था वो स्लेव डायनेस्टी आई थी, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, इसके बाद सैयद और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक वंश का रहा और सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का रहा। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा जा रहा है। 1286 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बारे में बोला जाता है कि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना पूरा शासन पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया था, लगभग कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि इस युद्ध के बाद इनको रेवेन्यू कमाने का जरिया प्राप्त हो गया था। ठीक है। वो दीवानी राइट्स पढ़ते हैं ना आप, उड़ीसा, बिहार और बंगाल में। 22 अक्टूबर 1764। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नागानंद के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके काल में एक चीनी यात्री भी आया था, हुएनसांग। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया था। ये हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चौथा क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। इनकी कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। सूरदास अकबर के काल में थे। पांचवा प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये फर्स्ट वाइसरॉय थे। कब हुए थे, 1858 में, जब इस अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और शासन किसका स्थापित हो गया था, डायरेक्ट क्राउन का। छठवां क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुगल शासक बहादुर शाह जफर को नाम मात्र का शासक बोला जाता था, और ये तो दिल्ली में थे ना, और दिल्ली में कौन था, कैप्टन हडसन थे। इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सर ह्यूज रोज ये जो लिखा है, ये झांसी में एक्टिव थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के समय पे। वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था। स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर कौन थे। वैसे तो सभी थे यहाँ पे, महात्मा गांधी का ये भाग था। राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। काम क्या किया था, सती प्रथा इन्होंने खत्म कराई थी विलियम बेंटिक की सहायता से। 1828 में पारित हुआ था ये कानून। ठीक है, चलिए। 8वां क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। प्रजामंडल आंदोलन बोला जाता था। इन लोगों का उद्देश्य वही रहता था जो नॉर्मली सभी संगठनों का रहता है, छुआछूत की भावना को खत्म करना, ऊंच नीच की भावना को खत्म करना, लोकतांत्रिक चेतना जागृत करना रियासतों के अंदर, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वगैरह डेवलप करना। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ से शुरू हुआ था। ये तो नमक कानून तोड़ के स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी से। दांडी कहाँ पे, ये गुजरात में है। और इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया था महात्मा गांधी ने 1931 में। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट में एग्रीमेंट हुआ था इसको सस्पेंड करने के लिए, तो सस्पेंड हो गया था। 10वां क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। इसका पुराना नाम आचार्य था। ठीक है। सोशलिस्ट शब्द जो है वो बाद में ऐड हुआ था, और इस सोशलिस्ट शब्द को जोड़ने का काम भगत सिंह साहब का रहता है। ठीक है। इस आर्मी के, इस पार्टी के जो नेता थे वो चंद्रशेखर आजाद साहब थे। 11वां क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। IMST, ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे नीचे से है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। ई को हम लोग बाद में लिखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इसी आयन मंडल को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तापमंडल भी बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य और तापमंडल। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा है, अंडमान निकोबार। 13वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। वाटर रिटेंशन पावर। सबसे ज़्यादा रिटेंशन पावर दोमट मिट्टी की होती है, सबसे कम यहाँ पे रेतीली मिट्टी की हो जाएगी, क्योंकि ये तो पोरस है, यहाँ तो होल्ड ही नहीं होगा पानी,
है ना। चलिए 14वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेस्ट डायरेक्शन में बहती है? कृष्णा ईस्ट में बहती है, कावेरी ईस्ट की तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप हो जाती है, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती है, नर्मदा नदी ये पश्चिम में फ्लो करती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, किस देशांतर से भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं 82:30 ईस्ट लिखेंगे कि वेस्ट लिखेंगे, इन सब पे हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया का कोई भी लॉन्गिट्यूड वेस्ट में नहीं होता, सारे ईस्ट में होते हैं, और सारे जो अक्षांश होते हैं इंडिया के वो नॉर्थ में लाई करते हैं, क्योंकि जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, ये देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IST का इंपॉर्टेंस जानते हैं ना, हर एक देश के पास अपने स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। जिनका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है उनके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। जैसे रसिया के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, इंडिया में एक ही है। इससे पूरे क्षेत्र का टाइम एक ही बना रहता है। भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो टाइम डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन घड़ी में सभी का एक ही समय दिखाएगा। चलिए 16 है, फिक्की का पूरा नाम क्या है? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये सही लिखा है। 17वां क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी वक्र हमेशा ये कैसा होता है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इस वक्र से ये पता चलता है कि अगर कंज्यूमर एक निश्चित समय पर एक ही प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करता है तो नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। ये इस वक्र से पता चलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियाँ रिजर्व हैं? अब तो रेलवे में भी प्राइवेट एंट्री करने लगे हैं ना, बट परमाणु ऊर्जा पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है। फिलहाल यहाँ पे 1 और 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष से स्थापित की गई थी? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA बोलते हैं इसे, 1980 में स्थापना की गई थी। 20वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को नेशनलाइज किया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था? ये पढ़ते रहते हैं हम लोग। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, फिर दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। पहला 69 याद रखें, दूसरा 1980 याद रखें। यहाँ पे 6 बैंक और ऐड कर दिए गए थे। चलिए 21 है, सोवरेन स्टेट यानी संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो हमारे देश का कानून है, हमारे देश का लॉ है, हम उसी से गवर्न होंगे, उसी से संचालित होंगे। किसी दूसरी कंट्री के कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, या फिर राजा के द्वारा या फिर रानी के द्वारा गवर्न नहीं होंगे। हम खुद डिसीजन मेकिंग पावर हैं। क्लियर है? हमारे देश का खुद का PM भी है और खुद का प्रेसिडेंट भी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और हमारे देश का संविधान भी है। पहला ऑप्शन लिखा है, एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, UN में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। C ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं लिखा है संप्रभु स्टेट के बारे में। ठीक है, चलिए 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? पढ़ते रहते ना, BR मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, जल्दी से बताइए। इन सबको तो भूलना नहीं है ना। 1957। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो इन्हीं की देन है, पंचायती राज व्यवस्था, PRI बोलते हैं इसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो आप देखते हैं ग्राम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी ग्राम पंचायत हुई, पंचायत समिति हुई, और पंचायत समिति को ब्लॉक लेवल पे बोला जाता है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत, जिसमें से ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ब्लॉक लेवल पे जो समिति होती है उसे ब्लॉक समिति भी बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोला जाता है, और यहाँ पे जो मुखिया होता है वो कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख यहाँ बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति, वो जिला अध्यक्ष होता है उसका चीफ। और ये सभी पद संवैधानिक पद हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ग्राम प्रधान भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिल गया ना 73 से और 74 से, पंचायती राज को 73 से, और जो नगर की सरकारें हैं उनको 74 से। और ये संविधान संशोधन कब हुए थे पूछा जाता है, 1992 में हुए थे। लागू वर्ष पूछता है तो 1993 याद रखें, लेकिन क्वेश्चन को पढ़े जरूर लें ठीक से, लागू वर्ष पूछ रहा है या फिर अधिनियम का वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, सूचना अधिकार का अधिनियम, RTI, ये RTI पूछ रहा है। RTI एक्ट कब आया था?
2005 में आया था। ठीक है, सी ऑप्शन। 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? समाजवादी यानी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर। ये शब्द कब जोड़े गए थे? 42 से। 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे संविधान में, बहुत सारे संशोधन हुए थे। संविधान में ये जो 5 शब्द हैं वो हम लोग कैसे याद रखते हैं? SSDR से याद रखते हैं, जिसमें से पहला शब्द है सोवरेन यानी संप्रभु, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर, D का मतलब है डेमोक्रेटिक, R का मतलब है रिपब्लिक। तो ये 2 शब्द कब जोड़े गए थे? यही पूछा गया क्वेश्चन में। हो जाएगा। चलिए 25 में है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय 100 सरकारों के लिए प्रबंध करती है? वही क्वेश्चन PRI पूछा है। तो 11वीं अनुसूची किसकी है? ये पंचायती राज की है। 12वीं अनुसूची ये नगर की सरकारों की है, जिसे हम लोग म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है। और 7वीं सूची में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है, लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। और इन्हीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73 और 74 से। क्लियर है? चलिए 26 देखिए, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? 2 सब्सटेंस हैं जो चार्ज्ड हैं, आवेशित हैं, आपस में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बी ऑप्शन। 27 है, न्यूटन की खोज किसने की थी? आसान से जल्दी से कर लेते हैं, चैडविक हो गया। 28 में है, ओमेगा 3 वसा अम्ल किस में उपस्थित होता है? मछली में भी होता है और अखरोट में भी होता है। चलिए 29 देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? RBC। अगेन इजी, हीमोग्लोबिन में जो हीम शब्द लिखा है, हीम का मतलब होता है पिगमेंट, पिगमेंट यानी जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। चलिए 31 है, 357.21 में 5 का स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान बता दीजिए, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, कहाँ पे बैठा हुआ है 5? ये दहाई पे बैठा है ना, तो दहाई कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, 50 हो जाएगा। अगर सैकड़ा पे होता तो ये 100 हो जाता, गुणा में 500 हो जाता। 32 है, यदि 0.25 और 0.75 के योग को इतने के अंतर से विभाजित करें तो क्या होगा? तो जोड़ घटाव पूछ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। पहले हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और इसको विभाजित करना है, इनके अंतर से विभाजित करना है, तो इनका अंतर कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना बचा? ऊपर का तो 1 हो गया और नीचे का 0.2 हो गया, यानी ये 10/2 हो गया। 2 से काट दिया तो 5 आ गया, सी ऑप्शन। 33 में यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125/6 बिंदी रख दें तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है। और इसका घनमूल कितना हो जाएगा? और इसका घनमूल कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34, ये आपने a³ + b³ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर आपने a³ - b³ का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b लिखी है, तो यहाँ पे आंसर या तो a + b में होगा या फिर a - b में होगा। a - b करेंगे तो आप यहाँ पे घटा लीजिए, a को b से घटाइए तो कितना आ जाएगा? a से b को घटाएंगे तो ये 0.56 आ जाएगा। 0.56 कहीं है नहीं, तो प्लस करके देख लीजिए, प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 0.73 और 0.27 कितना होता है? 1 होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें मगजमारी करनी नहीं है। चलिए 35 देखिए, 35 में पूछा है, राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो यहाँ पे राम का वेतन नहीं पता, तो वेतन आप मान लीजिए, कोई इजी वैल्यू मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 1/5 भाग खर्च करा दीजिए शिक्षा पे, तो कितना हो गया? 20 रुपये। 20 रुपये शिक्षा पे जा रहा, 20% घर खर्च में जा रहा। 100 का 20% कितना हो गया? जल्दी से बताइए। 20 तो हुआ, तो ये घर खर्च हो गया। बाकी 10% अन्य फुटकर खर्चों पे जा रहा है, तो 100 का 10% कितना होता? ये 10 हो गया, यानी टोटल खर्चा इतना हो गया 50 रुपये। 50 खर्च हो गया, बचा कितना? 50। तो यही सेविंग होगी उसकी, यही बचत हो गई। अब यहाँ पे हिस्सा पूछ रहा है, तो हिस्सा कितना हो जाएगा? बचत इतनी है,
टोटल इनकम इतनी थी, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 में तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम यानी पुराने शब्द, संस्कृत से जुड़े हुए शब्द, और तद्भव जो इनसे निकल के आए हैं, तत्सम शब्दों से निकल के आए हैं और आज के चलन में चल रहे हैं। 8 तत्सम लिखा है, 8 तद्भव लिखा है, ये सही है, ये पेयर जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत बताना है ना। इसको कई बार पूछा गया है, कफित को क्या था का पूछा है तत्सम शब्द कफित, तो ये भी सही है, इसको भी जाने रही है। कोक का तत्सम कुक्षी होता है, तो ये सही है, बी सी और डी सही लिखे हैं, पेयर सही है। ए ऑप्शन जो है वो गलत लिखा है, ये गलत पेयर है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 37 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निमज्जित का आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये रूप बनेगा, यहाँ पे निम्न नहीं होता है, नी होता है, उपसर्ग नी रहेगा, निम्न नहीं रहेगा, ये पेयर गलत लिखा हुआ है। 38 में पूछा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास को कैसे पहचाना जाता है? उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए, मेन होना चाहिए, और पूर्व पद जो है वो गौण होना चाहिए। यहाँ पे मधुमक्खी में देखिए, यहाँ पे उत्तर पद मक्खी है, मक्खी यहाँ पे प्रधान शब्द है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 में पूछा गया सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर पर सवार होना यानी पीछे पड़ जाना, गले पड़ जाना, ए ऑप्शन। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण यानी यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के गुण दोष वगैरह देखे जाते हैं, उनका बोध होता है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण दिख रहा है, जीवन भर, जीवन भर गुणवाचक विशेषण है, सी ऑप्शन। 41 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही केप्ट मी वेटिंग। देखिए एक्टिव पैसिव में आप लोग एक चीज़ जाने रही है, यहाँ पे टेंस नहीं बदलता है। अगर प्रेजेंट में लिखा है सेंटेंस तो उसका कन्वर्जन भी प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में लिखा है पास्ट में ही होगा, फ्यूचर में लिखा है फ्यूचर में ही होगा, टेंस आपको सेम रखना है। तो यहाँ पे देखिए केप्ट लिखी है, वर्ब केप्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है ना, यानी ये पास्ट है, तो यहाँ पे हैड बीन लिखा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर लिखा है तो पैसिव में करते समय आपको टेंस तो नहीं बदलना है, लेकिन साथ में बीइंग भी साथ में ऐड करना होता है। जैसे बाजबर लिखा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आप बाजबर तो लिखेंगे लेकिन साथ में बीइंग भी ऐड कर देंगे। उसी तरह अगर हैज़ हैव लिखा है तो बीन यहाँ पे भी ऐड कर देंगे पैसिव वॉइस में, हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हैड लिखा है तो हैड बीन हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए ही केप्ट मी वेटिंग, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव में चेंज करना है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो आप सिंपल यहाँ पे बाज लगा के आंसर लगा दीजिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी को मत मार देना। 42 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब यानी ये मस्ट वगैरह देख लीजिए, जैसे कैन कुड हुआ, मे हुआ, मस्ट हुआ, माइट हुआ, ये सब वर्ब मॉडल वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में मस्ट लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विथ ईज लिखोगे ना, ईजिली तो करोगे नहीं, ईजियर की कोई बात नहीं है, कंपेयर वाली कोई बात नहीं हो रही है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश का पैरा है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। 44 में लिखा है व्हाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज? अकबर ने मैरिज को परफॉर्म करना क्यों डिसाइड किया? पहला क्वेश्चन ने पूछा है। दूसरा में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज। अब मैं यहाँ पे पैरा को पढ़ नहीं रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा उसी को देख लेते हैं। आप यहाँ पे ऊपर की लाइनों में देखेंगे तो लिखा है अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, चूँकि बीरबल छोड़ के चला जाता है तो यहाँ पे ये मिस करने लगता है। एंड वांटेड हिम बैक बट कुड नॉट फाइंड आउट वेयर ही वाज। अकबर के माइंड में एक प्लान आता है और ये प्लान ये शादी वाला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो शादी को परफॉर्म करना क्यों चाहता है, डी ऑप्शन देखिए, ही वांटेड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ बीरबल, वो बीरबल को फाइंड आउट करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिए अकॉर्डिंग टू अकबर बीरबल वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन हिज किंगडम, तो ये तो सही है, अकबर ऐसा सोचता था, लेकिन यहाँ पे गलत बताना है। आप प्यारा में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। अकबर वाज हैप्पी टू हियर ऑल दिस, ही रियलाइज्ड दैट सच एन इंटेलिजेंट आइडिया कुड बी थॉट आउट ओनली बाय द फर्टाइल ब्रेन ऑफ बीरबल, यानी वो बीरबल को इंटेलिजेंट मानता था, तो पहला तो सही है। यहाँ पे 45 में दूसरा पॉइंट लिखा है खाजी थॉट दैट द मैरिज ऑफ बेल्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। अब इस वाक्य को हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ पे पढ़िए आप, इस लाइन को पढ़िए। खाजी वांटेड टू नो वेदर द मैरिज सेरेमनी वुड बी कंडक्टेड इन द ट्रेडिशनल मैनर। खाजी खुद जानना चाहता था कि ये इस तरह की मैरिज ट्रेडिशनल मैनर में होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो वाक्य लिखा है ये गलत लिखा है, खाजी यहाँ पे खुद सेव नहीं थे,
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं PDF भेज दूंगा तो आप पूरा पैरा पढ़ लेना। और 44 में डी ऑप्शन हो जाएगा। 46 में 10 से 105 बना तो 18 से क्या बनेगा? 10 का आप स्क्वायर कीजिए तो ये 100 आ गया, और इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है, पहला तो सेटिस्फाई हो गया, तो दूसरा भी सेटिस्फाई ऐसे ही होना चाहिए। आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये 324 आ जाएगा, है ना। और इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें 5 ही जोड़ना पड़ेगा पहले के हिसाब से। तो ये तो 329 आ रहा, तो 329 तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब है कि पहला लॉजिक गलत लगाया। तो इन्होंने 5 ही बनाया कैसे? ऊपर वाले में 5 इन्होंने यहाँ से बनाया। 10 ऑलरेडी संख्या है और स्क्वायर से 2 उठा लिया और भाग कर दिया, तो ये 5 बन गया, और 5 जोड़ दिया 100 में तो 105 हो गया। ऐसे आप 18 में कीजिए, 18 का स्क्वायर कीजिए तो ये 324 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या जोड़ना है अब? संख्या, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, 2 से भाग करना है, ये 9 बचा। अब 9 जोड़ना है इसमें, 324 में 9 जोड़ दीजिए तो ये 333 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। 47 है, निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? गिटार तार लगे होते हैं, सारंगी तार लगे होते हैं, बीणा तार लगे होते हैं, बांसुरी तारयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है। 48 में पेयर 1 2 3 4 है, ये लेयर 5 2 3 4 है, और लाइम 5 3 9 6 है। यहाँ पे आई के बारे में पूछा गया है, तो देखिए आई तीसरे नंबर पे लिखा है ना, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है? 3 है। यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे लिखा है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे 3 है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, यानी आई का स्थान क्या होगा, या फिर कोड क्या होगा? 3 होगा। ये ऑप्शन सही है। 49 है, यदि ABC और D आरोही क्रम में है, अवरोही यानी डिसेंडिंग, आरोही मतलब असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो इसको पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। A से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा D। उसी तरह यहाँ पे अवरोही क्रम में लिख लीजिए, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, तो हमने सबको घटा दिया। D से छोटा B, B से छोटा E, ये घटता क्रम हो गया। यहाँ देखिए पहले समीकरण से क्या पता चल रहा है? B और C में C बड़ा है B से, इतना पता चला। या फिर ये कह लीजिए B C से छोटा है, और दूसरे समीकरण में B से छोटा E भी है ना, तो B से छोटा E भी है। तो ये बन गया हम लोग का कॉम्बिनेशन। तो C B E में ये घटता हुआ क्रम आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी में आप चेक करेंगे ना तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं कोई। ठीक है, चलिए। 50 में अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे ईयर तो बदला नहीं है, ईयर सेम है, तो बस डिफरेंस निकाल लीजिए। अप्रैल और मई के बीच में दिनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर इसमें ऑड डेज आएंगे तो ऑड डेज हम जोड़ देंगे इस बुधवार में, तो वही दिन हो जाएगा। ऑड डेज देखना है, 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है। मंथ आपके पास अप्रैल है और मई है। अप्रैल का पहला दिन तो बुधवार हो ही गया, यानी आपको 2 से शुरू करना है। अब देख लीजिए अप्रैल कितने दिनों का मंथ होता है? अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो पहला दिन तो बुधवार हो गया, तो कितने दिन बचे अप्रैल में? 29 दिन बचे। और मई में आपको पहली तारीख को बताना है दिन कौन सा है, तो 1 दिन यहाँ से आ जाएगा। टोटल दिन कितने हो गए? डिफरेंस कितना हो गया? 30 दिनों का अंतर है। 30 दिनों में ऑड डेज कितने हैं? 7 से भाग करते हैं, 7 चौको 28, 2 दिन बचे। 2 दिन ये जो आए हैं वो ऑड डेज आए हैं। अब आपको ये 2 दिन जोड़ देना है इस बुधवार में, तो बृहस्पति हो जाएगा और फिर अगला शुक्रवार हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए ठीक है साहब लोग, तो कीजिए इतना 50 प्रैक्टिस कीजिए। अगले पार्ट में मिलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।